Hey everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले के लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ थे, रिजल्ट्स है एंड थ्योरम्स के स्टेटमेंट थे उनको हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आप उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सीक्वेंस के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस का स्टेटमेंट क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस के थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से रीड करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, और साथ में उसके प्रूफ को भी डिस्कशन करेंगे कि इसका प्रूफ किस तरीके से करते हैं। क्योंकि हम लोग कॉची क्राइटेरिया को बहुत जगह यूज करते हैं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो इस वजह से हम लोग इसके प्रूफ को भी डिस्कशन कर रहे हैं। और कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस का जो प्रूफ है ना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, छोटी से छोटी चीज़ भी बता के चलूंगा, और अगर कोई बड़ी से बड़ी चीज़ होगी तो उसको भी मैं डिफाइन करके चलूंगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रूफ को फॉलो करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे ना तो आपको फिर प्रूफ बहुत ही सिंपल लगेगा। फिर चाहे कितना भी बड़ा प्रूफ क्यों ना हो उसको भी आप बिना देखे कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिफाइन करूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ चाहे बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ों को डिफाइन करूंगा आपको समझाने के लिए तो प्रूफ तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। अब अगर मैं उसके स्टेटमेंट को ही केवल आपको बता दूं, वहाँ पर उसको डिफाइन ना करूं, तो आप लोगों को समझ तो आ जाएगा, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझने में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से प्रूफ के अंदर जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है ना उन पॉइंट्स को भी मैंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, इस वजह से प्रूफ थोड़ा बड़ा हो गया है। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस के स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये है, अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस। मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इसका मतलब फिर वो कॉची सीक्वेंस होगी, और अगर कोई एक सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो फिर वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है, अब इसके प्रूफ को देखते हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ है ना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप पूरा लेक्चर देख लोगे ना तो उसके बाद आपको फील होगा कि इसका प्रूफ तो बहुत सिंपल था, इसको तो अब मैं भी कर सकता हूँ। तो इस वजह से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक बार आप शुरू से लेके एंड तक का लेक्चर देखिए, आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए अब हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो इस थ्योरम का नेसेसरी पार्ट कौन सा है? नेसेसरी पार्ट ये है कि अगर कोई एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो फिर वो एक कॉची सीक्वेंस होगी। और सफिशिएंट पार्ट कौन सा है कि अगर कोई एक सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो फिर वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो सबसे पहले हम लोग नेसेसरी पार्ट को लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो एक कॉची सीक्वेंस होगी। तो मान लेते हैं कि एक सीक्वेंस an है जो l पर कन्वर्ज कर रही है। तो जब मैंने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ाया था ना, तो उस लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई एक सीक्वेंस l रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। कंडीशन क्या थी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of an minus l is less than epsilon for all n is greater than and equal to m। तो ये कंडीशन होती थी। तो यहाँ पर भी जो an सीक्वेंस है वो l पर कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी और सभी एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई कर रही होगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of an minus l is less than epsilon by 2 whenever n is greater than and equal to m। तो यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन की जगह epsilon by 2 लिख रहे हैं, वैसे कंडीशन में लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो अगर हम एप्सिलॉन की जगह epsilon by 2 लिख देंगे तब भी कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन तो हर एक एप्सिलॉन के लिए होल्ड हो रही है, तो फिर epsilon by 2 के लिए भी होल्ड हो रही होगी। Now in particular mod of am minus l is less than epsilon by 2। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो n की वैल्यू है ये m की वैल्यू के बराबर भी तो है ना,
तो अगर हम n की जगह m को रिप्लेस कर दें तो हम लोग को यही तो मिल जाएगा, मॉड ऑफ am माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि जो ये वाली कंडीशन है वो m से ग्रेटर देन n इक्वल टू जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है ना उन सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेटिस्फाई कर रही है। तो ये कंडीशन nth पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी सेटिस्फाई हो रही होगी और mth पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो बेसिकली हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गई। फर्स्ट इनइक्वालिटी मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू m, और सेकंड इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ am माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इन दोनों इनइक्वालिटी का अभी हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग कंसीडर करते हैं मॉड ऑफ an माइनस m। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कंसीडर मॉड ऑफ an माइनस am। तो अब हम लोग इसमें l को ऐड भी कर देते हैं और l को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में an माइनस l प्लस सेकेंड ब्रैकेट में l माइनस am। अब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो जब यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे तो मॉड को सेपरेट कर देंगे और यहाँ पर इक्वल टू के साइन की जगह लेस देन एंड इक्वल टू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ an माइनस l प्लस मॉड ऑफ am माइनस l। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये लिखा था कि मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और इसकी जगह भी हम लोगों ने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड होके क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा ना। दैट इज मॉड ऑफ an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। और ये किसकी कंडीशन है, कॉची सीक्वेंस की कंडीशन है ना। जब मैंने आपको कॉची सीक्वेंस का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको कॉची सीक्वेंस की 3 डेफिनेशन बताई थी। उन तीनों डेफिनेशन में से ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। इसका मतलब an इज द कॉची सीक्वेंस। तो हम लोग नेसेसरी पार्ट को लेके चल रहे थे कि अगर हमारे पास कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि वो एक कॉची सीक्वेंस भी होगी। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं जल्दी से कि हम लोगों ने क्या किया। देखो, अगर कोई एक सीक्वेंस an किसी एक रियल नंबर l पर कन्वर्ज करिए, मतलब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो अगर वो l पर कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब for every epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of an minus l is less than epsilon whenever n is greater than and equal to m। तो जब हम लोग इसके प्रूफ को कर रहे थे तो हम लोगों ने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 को कंसीडर किया था। तो उससे भी हमारी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले भी सेटिस्फाई हो रही थी और अभी भी वो सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास ये आ गई थी, मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो इसकी हेल्प से हमने एक दूसरी इनइक्वालिटी निकाली। दूसरी इनइक्वालिटी क्या थी, मॉड ऑफ am माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। देन इसके बाद हम लोगों को ये प्रूफ करना था कि जो an सीक्वेंस है वो एक कॉची सीक्वेंस है। तो कॉची सीक्वेंस की हम लोगों को कंडीशन ध्यान थी, तो उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कंसीडर किया मॉड ऑफ an माइनस am, क्योंकि कॉची सीक्वेंस की कंडीशन यही होती है, मॉड ऑफ an माइनस m इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया मॉड ऑफ an माइनस am। तो इसमें एक बार l को ऐड कर दिया और एक बार l को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई किया और जो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड सेकंड इनइक्वालिटी ली थी उसको भी इसमें मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के बाद हमारे पास ये आ गया था, मॉड ऑफ an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। और ये कॉची सीक्वेंस की कंडीशन है, इसका मतलब an इज अ कॉची सीक्वेंस। तो समझ आया कि मैंने किस तरीके से किया। तो ये जो नेसेसरी पार्ट था इस थ्योरम का वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग सफिशिएंट पार्ट को देखते हैं। तो सफिशिएंट पार्ट क्या है इस थ्योरम का, कि अगर हमारे पास कोई एक कॉची सीक्वेंस है तो वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो प्रूफ हम लोगों को ये करना है कि पहले हम लोग कॉची सीक्वेंस को लेके चलेंगे कि ये हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है और क्लेम ये करेंगे कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो सफिशिएंट पार्ट का प्रूफ है लेट an इज द कॉची सीक्वेंस। इसको तो हम लोग लेके चलेंगे कि an एक कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो फिर ये कॉची सीक्वेंस होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड ऑफ an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो वही यहाँ पर लिखा है, देखो, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of an minus am is less than epsilon by 3
फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एम। देखो जो कंडीशन में था वो ये था मॉड ऑफ ए एन माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये कंडीशन सभी एप्सिलॉन के लिए ट्रू होती है ना। तो अगर हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 3 कर दें तब भी तो कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पहले भी सेटिस्फाई हो रही थी और अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 3 को लिख देते हैं तब भी हमारी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। नाउ सिंस ए एन इज अ कॉसी सीक्वेंस, तो अगर ए एन एक कॉसी सीक्वेंस है इसका मतलब वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। शायद अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको दो रिजल्ट्स ये बताए थे कि अगर हमारे पास कोई एक कॉसी सीक्वेंस है तो फिर वो बाउंडेड सीक्वेंस भी होगी और उसके पास एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, तो उन्हीं पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पर यूज करें कि अगर हमारे पास कोई एक ए एन कॉसी सीक्वेंस है इसका मतलब वो जो ए एन सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो अगर ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो अगर इस सीक्वेंस का हम लोग एक रेंज सेट बनाए तो वो जो रेंज सेट आएगा वो भी तो एक बाउंडेड सेट आएगा ना। तो मान लेते हैं कि इस ए एन सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो है एस, तो अगर ए एन बाउंडेड सीक्वेंस है इसका मतलब रेंज सेट भी बाउंडेड होगा, दैट इज एस इज अ बाउंडेड सेट। अब ये जो हमारे पास रेंज सेट आया सीक्वेंस ए एन का, तो ये जो सेट है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जब मैंने आपको रेंज सेट के बारे में बताया था, आई थिंक सेकंड लेक्चर था वो, तो मैंने आपको वहां पर ये बताया था कि अगर कोई हमारे पास एक सीक्वेंस ए एन है तो उसका रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी 2 केसेस आते हैं कि रेंज सेट हो सकता है कि फाइनाइट हो या फिर हो सकता है कि रेंज सेट इनफाइनाइट हो। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस को कंसीडर करेंगे, लेट एस बी अ इनफाइनाइट सेट, मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा सेट एस है, मतलब ये जो रेंज सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। तो अब हम देखेंगे कि इस इनफाइनाइट सेट से क्या क्या इंप्लीकेशन निकल के आ रहे हैं। तो फर्स्ट केस ले लिया, लेट एस बी अ इनफाइनाइट सेट। तो अब आपको वोल्जेनो-वायर्स्ट्रेस थ्योरम का स्टेटमेंट याद है कि सेट के लिए स्टेटमेंट क्या होता था? देखो अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं। तो वोल्जेनो-वायर्स्ट्रेस थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता था कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, मतलब जितने भी इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट होते हैं ना उनके पास लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सेट एस है इसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा था कि सीक्वेंस ए एन का जो रेंज सेट है एस ये एक बाउंडेड सेट है। तो जो एस सेट है वो बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है। So by Bolzano-Weierstrass theorem for set, there exists a real number L such that L is a limit point of S। तो L लिमिट पॉइंट होगा ना S का। अब अगर L रियल नंबर सेट S का लिमिट पॉइंट है इसका मतलब अगर हम इस L रियल नंबर का चाहे हम कोई सा भी नेबरहुड चूज कर ले, स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड, उसके उस रियल नंबर के नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे होंगे, दैट इज एवरी नेबरहुड ऑफ L मस्ट हैव इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ AN। मतलब चाहे हम L का कोई सा भी नेबरहुड बना लें उस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो हम लोग L रियल नंबर का नेबरहुड बना रहे हैं उस नेबरहुड में सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट नहीं भी कंटेन कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि सीक्वेंस के शुरू के कुछ एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहे हो, बाकी की जो बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस नेबरहुड में कंटेन कर रहे होंगे। तो शुरू के जो कुछ एलिमेंट हैं वो कंटेन नहीं कर रहे हैं उस नेबरहुड में, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के, मतलब केथ टर्म से पहले के जो एलिमेंट है ना सीक्वेंस के वो L के नेबरहुड में कंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन केथ टर्म के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट उस L रियल नंबर के नेबरहुड में कंटेन कर रहे होंगे, दैट इज मॉड ऑफ AN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। इसका मतलब केथ टर्म के बाद की जो एलिमेंट है ना वो सभी एलिमेंट ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन बाई 3 टू L प्लस एप्सिलॉन बाई 3 इस ओपन इंटरवल में कंटेन कर रहे होंगे। वही मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज AN बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन बाई 3 टू L प्लस एप्सिलॉन बाई 3 फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ N। मतलब इस इंटरवल में सीक्वेंस AN की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ N एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हमारे पास 2 इनइक्वालिटी आ गई, एक तो कॉसी सीक्वेंस वाली इनइक्वालिटी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी आई थी वो क्या थी, मॉड ऑफ AN माइनस AM इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर N इज ग्रेटर देन N इक्वल टू M। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी ये है। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास ये है, मॉड ऑफ AN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल N इज ग्रेटर देन N इक्वल टू K।
तो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गई। अब यहाँ पर ये जो k और फर्स्ट इनइक्वालिटी में जो m रियल नंबर है, इन दोनों रियल नंबर में भी तो कुछ रिलेशन हो सकता है। हो सकता है कि k m से ग्रेटर देन हो या फिर हो सकता है m k से ग्रेटर देन हो। तो यहाँ पर भी अब टू पॉसिबिलिटी आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी को चूज करेंगे, मान के चलेंगे कि k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। देन इसके बाद फिर हम लोग सेकंड पॉसिबिलिटी को चूज करेंगे कि m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k। तब क्या होता है, तो पहले कंसीडर करते हैं k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। सो लेट अस सपोज दैट k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। अब यहाँ पर हमारे पास तीन इनइक्वालिटी हैं। उन तीनों इनइक्वालिटी में से ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है ये तो हम लोगों के पास ऑलरेडी पहले थी, ये कॉची सीक्वेंस की कंडीशन है ना। इसी तरीके से ये जो थर्ड इनइक्वालिटी है ये भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से थी, जब हम लोगों ने केस फर्स्ट को कंसिडर किया था इफ़ एस इज अ इनफाइनाइट सेट। तो जब उसको सॉल्व किया था तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही तो थर्ड वाली कंडीशन आई थी ना, मतलब थर्ड इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी और थर्ड इनइक्वालिटी ये तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से हैं। अब ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है ये कहाँ से आई, तो इसके लिए यहाँ देखो k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, मतलब जो k रियल नंबर है वो m रियल नंबर से ग्रेटर देन है। और कॉची सीक्वेंस की कंडीशन में क्या था हमारे पास, मॉड ऑफ a n माइनस a m इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। मतलब m से ग्रेटर देन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो k रियल नंबर है ये m रियल नंबर से ग्रेटर देन है। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि m रियल नंबर से जितने भी ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम इस फर्स्ट कंडीशन में n की जगह k वैल्यू ले लेते हैं, मतलब k पॉजिटिव इंटीजर को ले लें, तो ये कंडीशन तब भी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि n की जगह k को रिप्लेस कर देते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी मॉड ऑफ a k माइनस a m इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो अब हमारे पास तीन इनइक्वालिटी आ गई। फर्स्ट इनइक्वालिटी हम लोग इसको मान रहे हैं, सेकंड इनइक्वालिटी ये है एंड थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास ये है। तो इन तीनों इनइक्वालिटी का हम लोग अब यूज करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि सीक्वेंस an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने की कंडीशन क्या होती है, for every epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of an minus l is less than epsilon for all n is greater than and equal to m। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं mod of an minus l और इसको less than epsilon प्रूव करते हैं। तो mod of an minus l, अब इसमें हम लोग am को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। इसी तरीके से ak को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ऐड भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा mod ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में an माइनस ए एम प्लस सेकेंड ब्रैकेट में ए एम माइनस ए के प्लस थर्ड ब्रैकेट में ए के माइनस एल। अब यहाँ पर भी हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी का ही यूज करेंगे। तो ये जो इक्वल टू का साइन है ये चेंज हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू में और मॉड को सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम प्लस मॉड ऑफ ए एम माइनस ए के प्लस मॉड ऑफ ए के माइनस एल। अब ये तीनों लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हैं, तो इन तीनों की जगह हम लोग लिख दे रहे हैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा ना, दैट इज मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। ये देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन देखी थी ना, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, फॉर ऑल के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के। तो अगर हम इन तीनों इनइक्वलिटी को मर्ज कर देंगे तो मर्ज करने के बाद हमारे पास ये आएगी n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। और ये वाली जो कंडीशन थी मॉड ऑफ a n माइनस एल, ये तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गई ना, दैट इज मॉड ऑफ a n माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। और ये किसकी कंडीशन है, कन्वर्जेंट होने की कंडीशन है ना, दैट इज a n कन्वर्जेस टू l। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लेके तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर k की वैल्यू m से ग्रेटर देन है तो फिर जो हमारी a n सीक्वेंस होगी वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब हम लोग सेकंड पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं कि अगर m की वैल्यू k से ग्रेटर देन है तब क्या होगा। तो मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट m इज ग्रेटर देन एंड k।
तो जो अभी हमें पीछे 3 इनइक्वलिटी मिल रही थी ना, वही सेम इनइक्वलिटी हम लोगों ने यहाँ पर भी लिख दी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू k से ग्रेटर देन होगी ना, तो यहाँ पर जो सेकंड वाली इनइक्वलिटी है इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। पहले हम लोग लिख रहे थे इसको मॉड ऑफ ए के माइनस ए एम, अब हम लोग इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए एम माइनस ए के। तो मॉड के अंदर अगर आप इधर से उधर टर्म कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग इन तीनों इनइक्वलिटी का यूज कर लेते हैं। तो कंसीडर करते हैं मॉड ऑफ ए एन माइनस एल, तो यहाँ पर भी हम लोग एक बार ए एम को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी तरीके से एक बार ए के को ऐड करेंगे और ए के को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा मॉड ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में ए एन माइनस ए एम प्लस सेकेंड ब्रैकेट में ए एम माइनस ए के प्लस थर्ड ब्रैकेट में ए के माइनस एल। अब हम लोग यहाँ पर भी ट्रायंगल इनइक्वलिटी का यूज करते हैं, तो इक्वल टू के साइन की जगह लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा और मॉड सेपरेट हो जाएगा, तो हम लोग को ये मिल जाएगा। और ये जो तीनों हैं ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है ना, तो इसकी जगह हमने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3। और जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा ना। इसका मतलब मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एम। ये मैंने आपको थोड़ा जल्दी से समझाया क्योंकि लास्ट वाली स्लाइड में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी से समझा दिया। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एम। इसका मतलब ए एन कन्वर्जेस टू एल। तो जब हम लोग सेकंड पॉसिबिलिटी को लेके चले एम इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू के, तब भी हम लोग को लास्ट में ये मिला कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में भी हम लोग को ये मिला था कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और सेकंड पॉसिबिलिटी में भी हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अभी तक हम लोग जो ये सब कर रहे थे ना, ये फर्स्ट केस में हम लोग कर रहे थे, मतलब जब हम लोग मान के चल रहे थे कि एस हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट केस अब हमारा डन हो गया कि वो जो रेंज सेट था ना सीक्वेंस ए एन का सेट एस, अगर वो इनफाइनाइट होगा तब भी जो हमारे पास ए एन सीक्वेंस आएगी वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगी। अब हम लोग सेकंड केस को कंसीडर करते हैं कि जो सेट एस है अगर वो फाइनाइट हो तो क्या होगा। तो सेकंड केस कंसीडर कर लेते हैं, लेट एस बी अ फाइनाइट सेट। अगर सेट एस फाइनाइट भी है और अगर वो बाउंडेड भी है, तो उस सेट एस के पास पक्का सीक्वेंस का एक न एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा होगा, क्योंकि सीक्वेंस के पास जो टर्म होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर सेट है वो एक फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट तो नहीं है ना। इनफाइनाइट सेट को हम लोग पहले ही कंसीडर कर चुके, अब यहाँ पर ये जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है। तो अगर सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है और सेट के पास फाइनाइट एलिमेंट है, तो ऐसा जरूर हो रहा होगा ना कि सीक्वेंस का एक न एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा होगा सीक्वेंस में, लेकिन वो सेट में केवल एक ही बार लिखा गया है। क्योंकि सीक्वेंस में एलिमेंट तो रिपीट कर जाते हैं, लेकिन जब हम लोग सेट बनाते हैं तो सेट में एलिमेंट रिपीट तो नहीं करते हैं। जो एलिमेंट रिपीट कर रहा होता है उसको हम लोग एक ही बार तो लिख रहे होते हैं। तो सेट एस में एक न एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा होगा। तो मान लेते हैं कि वो जो रियल नंबर है वो है एल डैश। तो ए एन इज इक्वल टू एल डैश फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। तो अगर वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसका मतलब अगर हम उस एल डैश रियल नंबर का एक छोटा सा स्मॉल नेबरहुड चूज कर लें, तो उस स्मॉल नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर जाएंगे ना, दैट इज ए एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एल डैश माइनस एप्सिलॉन टू एल डैश प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। और इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तो हमारे पास ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू के। अब इसके बाद का जो प्रूफ है ना, वो बिल्कुल सेम लास्ट वाला ही प्रूफ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से अब प्रूफ रिपीट करेगा। अब यहाँ से हमारा प्रूफ रिपीट कर जाएगा, क्योंकि सेकंड केस में हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी मिली थी उसमें हमें एक रियल नंबर मिल गया था ना m, इस तरीके से कि मॉड ऑफ ए एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू m। तो एक तो पॉजिटिव इंटीजर वहां पर हम लोग को मिल गया m, और एक तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि सेकंड केस में जो हम लोग को फर्स्ट इनइक्वालिटी मिल रही थी उसमें हम लोग को एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा था ना k, इस तरीके से कि मॉड ऑफ ए एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू k। तो एक तो k पॉजिटिव इंटीजर हम लोग को वहां मिल गया, और एक कॉसी सीक्वेंस का पॉजिटिव इंटीजर है m। तो
तो इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर में कुछ ना कुछ तो रिलेशन हो सकता है ना, हो सकता है कि k इज ग्रेटर देन m या फिर हो सकता है m इज ग्रेटर देन k। और बिल्कुल सेम यही हम लोग को केस फर्स्ट में भी मिला था। यहाँ पर देखो, नाउ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड k, तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी आई थी कि हो सकता है कि m k से ग्रेटर देन हो या फिर k m से ग्रेटर देन हो। तो यहाँ से बात का जो भी प्रूफ है ना, बिल्कुल सेम वही प्रूफ हम लोग फॉलो करें तो लास्ट में आके हम लोगों को ये मिल जाएगा कि an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि अगर m k से ग्रेटर देन होगा तब भी हम लोग को मिल जाएगा कि an कन्वर्जेस टू n, मतलब an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और अगर k m से ग्रेटर देन होगा तब भी हम लोग को मिल जाएगा कि an कन्वर्जेस टू l, मतलब an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो लास्ट में आके फिर हम लोग ये बोल पाएंगे कि an कन्वर्जेस टू l डैश। तो अगर an l डैश पर कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब an इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट केस को कंसिडर किया था लेट S बी अ इनफाइनाइट सेट, तब भी हम लोग को लास्ट में आके ये मिला कि जो an सीक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जब सेकंड केस को कंसीडर किया कि लेट S बी अ फाइनाइट सेट, तब भी हम लोग को लास्ट में आके जो मिला वो ये मिला कि an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो दोनों केस में हम लोग को कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल रही है ना, तो हमारा प्रूफ डन हो गया ना। तो अगर कोई ये कॉसी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो फिर वो एक कॉसी सीक्वेंस होगी। तो प्रूफ समझ आया आप लोगों को? अब तो मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से डिफाइन की है ना, तो प्रूफ आप लोग को अच्छे से समझ आना चाहिए। अब आप लोग एक काम और करो कि इस प्रूफ को देखने के बाद इस लेक्चर को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो कि हम प्रूफ कितना कर पा रहे हैं। अगर आप पूरा प्रूफ कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई स्टूडेंट पूरा प्रूफ नहीं कर पा रहा है तो वो एक बार इसको फिर से देखे, क्योंकि पता है मुझे इसका प्रूफ थोड़ा सा हार्ड है, मतलब डिफिकल्ट है और थोड़ा बड़ा भी है। लेकिन अगर आप खुद से करने की कोशिश करोगे ना कि अगर हमें ये पॉइंट दिया गया है तो इस पॉइंट से क्या क्या इंप्लाई कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप लोग लिखो। तो जैसे ही आप लोग ऊपर वाले स्टेटमेंट से नीचे वाला स्टेटमेंट लिखते जाओगे ना, मतलब जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है उसको देखो कि इस स्टेटमेंट से क्या इंप्लाई हो रहा है नीचे वाला स्टेटमेंट, तो नीचे वाला स्टेटमेंट आ जाएगा ना। फिर इस नीचे वाले स्टेटमेंट से ये देखो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या इंप्लाई हो रहा है, उसको आप लोग लिखो। तो अगर आप एक चेन बनाकर प्रूफ को करोगे तो आप इजीली उस प्रूफ को कर लोगे, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। तो एक बार पहले आप इस प्रूफ को देखो, उसके बाद लेक्चर को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो और ये देखो कि हम लोग कितना प्रूफ कर पा रहे हैं। और अगर आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत आई हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, या फिर यहाँ पर हमें ये नहीं समझ आया, ये कैसे लिखा गया है। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, मतलब आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कॉसीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी हैं तो हम लोग उन एग्जांपल्स को भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।